ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग शिवेश, राज, सचिन, बॉबी, राज, lots of students came up. Good morning Ashok. So good morning Ashok, good morning. So most of the students are sleeping, I think. Just wake up, yeah. This is गुड मॉर्निंग। मैथ्स क्लास है विवेक बेटा, शेड्यूल चेक करो। मैथ्स क्लास 9:30 से 12:30 है आज, 3 घंटे की। शो चेक योर शेड्यूल्स यार। गुड मॉर्निंग हसीन, गुड मॉर्निंग भाई। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आई थिंक students are very less, they are not commenting. Okay, hello, good morning। स्टार्ट कर दें चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़े कम है मेरे ख्याल से, सो रहे होंगे ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो कोई बात नहीं। कैरिवल की रेटिंग प्ले स्टोर पर 4 से 3.4 आ गई है। अब तो प्लीज स्पीडोमीटर लगवा दो। अच्छा, थैंक यू अंकित। ठीक है भाई, स्पीडोमीटर यार मैं तो बोल रखा हूँ इनको, रोज बोलता हूँ भाई स्पीडोमीटर लगवाओ, दिक्कत हो जाएगी, पर समझते ही नहीं है। बिल्कुल टाइम पर आते हो यार। एग्जैक्टली यार, टाइम पर तो आना ही चाहिए। मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम आपका है ना, और मैं अगर लेट आता हूँ तो मैं आपके टाइम को खराब करता हूँ, इसलिए फिर मैं कम पढ़ा पाऊंगा। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, तो फिर क्यों कम पढ़ाऊं यार। चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है, दैट्स द टॉपिक इज वर्क एनर्जी पावर, राइट। वर्क एनर्जी पावर बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वर्क एनर्जी पावर किससे रिलेट करता है, किस बात से रिलेट करता है। प्लीज आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज स्पीडोमीटर लगवा दो। अरे लगवा रहा हूँ भाई, मैंने तो बोल रखा है यार। मेरे कैरेबल सर, मुखर्जी नगर अगेन में क्या हुआ है सर जी? कुछ नहीं, मुखर्जी नगर में कुछ नहीं हुआ भाई। मुखर्जी नगर में बंद रहता है, मुखर्जी नगर हमेशा 7 दिन के लिए, नए साल पर, न्यू ईयर पर बंद रहता है। कुछ हादसे हो गए थे पिछले से पिछले साल, इसकी वजह से मुखर्जी नगर बंद रहता है। अच्छा, स्पीडोमीटर के लिए कैरियर व्हील की सर्विस खराब है। ओके, बोलता हूँ मैं दोबारा से यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलो, सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। टॉपिक इज वर्क एनर्जी पावर। ओके, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। चलो थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी आज सुबह। वर्क एनर्जी पावर, सुबह जल्दी पढ़ाई होती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग राजीव। तो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति हमारे पास टॉपिक है, वर्क एनर्जी पावर। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर 3 ही टॉपिक बनने वाले हैं। कौन सा? वर्क होने वाला है, एनर्जी होने वाला है, और पावर होने वाला है। टॉपिक तो यही बनने वाले हैं। अगर मैं देखूं, अगर आपको मिट नहीं रहा हो, मेरे ख्याल से वर्क आपका मिट जा रहा है, पर देखना वर्क एनर्जी पावर जो टॉपिक है, हेलो धर्मेंद्र, तो हमारे पास यही टॉपिक्स आने वाले हैं। इन टॉपिक के अंदर टॉपिक डालते हैं वर्क, कि आखिर वर्क नाम की चीज यानी कार्य नाम की चीज होती क्या है। हम अपनी डेली लाइफ की फिजिक्स में बात करें कि कार्य होता क्या है। अगर मैं कहता हूं कि किसी बॉक्स है और किसी डब्बे को खिसकाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो मैं क्या कहूंगा? काम कहूंगा। अगर मेरी मम्मी मुझसे बोलती है कि बेटा इस डब्बे को उठा के उधर रख दो, तो मैं बोलूंगा भैया मैं डब्बे को खिसका के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भैया मैंने काम किया, कार्य किया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी मैं किसी चीज में विस्थापन करता हूं यानी डिस्प्लेसमेंट करता हूं, तो मैं वर्क डन करता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं दीवार को खिसकाता हूं, और अगर मैं दीवार को खिसकाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूं, तो मैं क्या करता हूं? कार्य करता हूं। पर क्या मैं दीवार को खिसका पाऊंगा क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, दैट मीन्स मैंने कोई कार्य नहीं किया। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। फिजिक्स थोड़ा सा अलग सोचती है, आपके नजरिए से अलग सोचती है। कारण, जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी बॉक्स को उठाया अपने सर पर और मैं बॉक्स को उठाकर ले गया, क्या मैंने बॉक्स को उठाने में कोई काम किया? तो आप बोलेंगे बॉक्स को उठाने में कोई काम नहीं किया। आपने कभी क्वेश्चन सुना होगा, वर्क डन बाय अ कुली इज ऑलवेज जीरो, यानी कुली द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है।
चलो उसको अभी एक साइड हटाते हैं, हम थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं। मैंने बोला कि कार्य होता क्या है बेसिकली। वर्क का मतलब होता है, कार्य का मतलब होता है जब आप विस्थापन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, विस्थापन करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किसी में कब होगा? जब उसमें फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी बल और विस्थापन की आवश्यकता है। चलो हमने कहा ठीक है, मान ली आपकी बात। अगर मैं यहां पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूं और मैं अगर 10 घंटे पढ़ाता हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। और अगर मेरा विस्थापन 0 होगा तो मैं कहूंगा W, तो मेरा वर्क डन भी कितना होगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरा 10 घंटे पढ़ाता हूं तो मैं कहूंगा मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा। अगर आप एक जगह बैठकर पढ़ाई करते हैं और पूरा दिन पढ़ाई करते हैं और मैं कहूं आप कितना काम करते हैं, तो मैं बोलूंगा आपका वर्क डन 0 है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है? 0 है। ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर विस्थापन का होना हमारे लिए अभी जरूरी पार्ट है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात हमारे पास होकर आ रही है। यानी बल और विस्थापन की बात आ रही है कि अगर आप किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट कर पाते हैं तो आप वर्क करते हैं। तो मैं कहूंगा क्या मैं खड़े होकर, अगर मैं पूरा मार्केट घूमकर आता हूं, पूरा दिन काम करके घर पे पहुंचता हूं, तो मेरा विस्थापन तो 0 हो गया ना। और मैं बोलूंगा मेरा कार्य कितना हुआ, तो W बराबर होगा FS, और मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन घूमकर घर पे पहुंचते हैं, तो घर में ये बोला जाएगा कि आपका वर्क डन कितना था? 0 था। यानी आपके द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? 0 हुआ। यानी फिजिक्स थोड़ा सा अलग सोचती है। फिजिक्स के लिए कार्य का मतलब होता है विस्थापन का होना, ऑब्वियस सी बात है। परंतु एक चीज हम समझते हैं कि हमने कहा कि कार्य होता क्या है, तो W का फॉर्मूला हमने समझा। W बराबर होता है W बराबर F S cos थीटा। हमने कहा W बराबर क्या हुआ? FS cos थीटा। तो F इंटू एस कॉस थीटा, ये तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन यानी कार्य, किसी भी द्वारा वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? दो चीजों पर निर्भर करता है। किस पर? एक तो डिपेंड करता है फोर्स पर, एक डिपेंड करता है एस पर, और एक डिपेंड किस पे करता है? थीटा पर। यानी तीन ही चीजों पर तो निर्भर कर रहा है। यानी इन तीनों चीजों पे वर्क क्या करता है? डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बदलेगी तो कार्य बदलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि किसी चीज में थीटा 0 है, थीटा क्या होता है? अब समझते हैं थीटा क्या होता है। देखो, मान लो कि आपने किसी वस्तु में फोर्स ऐसे लगाया, और अगर ये वस्तु जिसमें आपने बल लगाया वो वस्तु इसी तरफ को विस्थापित हो जाए, इसी तरह को विस्थापित हो जाए, तो F भी इसी डायरेक्शन में, S भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा वेक्टर्स के बीच में कितना होगा? 0 डिग्री। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर थीटा 0 होगा तो थीटा 0 होने का मतलब यह हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों एक ही दिशा में हो, तो ऐसे वक्त पर W बराबर होगा प्लस FS। यानी किया गया कार्य क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा, यानी अधिकतम धनात्मक कार्य होगा। यानी आप मैक्सिमम काम कब करते हैं? तो आप बोलेंगे मैक्सिमम काम आप तब करते हैं जब W बराबर प्लस का FS होता है। सिंपल सी बात है। हाँ, आपको पता है इतनी बात, है ना। एंगल्स पे बात कर रहे हैं अभी हम। सेकंड बात, अगर मैं कहूं कि थीटा बराबर 0 था, तो एक बात बताइए, थीटा बराबर 180 डिग्री भी तो हो सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है थीटा बराबर 180। और अगर थीटा 180 होगा तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे थीटा 180 का मतलब यह हुआ कि आपने फोर्स लगाया ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे। डेली लाइफ में अगर इसको समझे, तो अगर मैं किसी बॉक्स में धक्का दे रहा हूं तो बॉक्स में फोर्स ऐसे लगा रहा हूं और विस्थापन किस तरफ हो जाए? मेरी तरफ हो जाए। यानी जिस तरफ को मैं बल लगा रहा हूं उसी तरफ विस्थापन हो जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? वर्क डन कहेंगे। ऐसे को हम थीटा बराबर 180 डिग्री कहेंगे। क्या ऐसा भी होता है डेली लाइफ में? क्या ऐसा भी होता है रोजाना जिंदगी में, अगर मैं किसी चीज को धक्का दूं और वो चीज मेरी ही थी चली जाए? और अगर मैं सोचूं तो ऐसा मेरे को नाम तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा होता जरूर है। अगर आप किसी चीज में धक्का देते हैं तो वो चीज आपकी तरफ चली जाए, ऐसी चीज भी होती है। और अगर मैं ऐसी चीज की बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीज में भी बनते हैं। FS, मैं अगर वर्क डन का फॉर्मूला लिखूंगा तो W बराबर FS cos 180, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी W बराबर माइनस FS। कहने का मतलब ये हुआ, माइनस का मतलब ये नहीं है कि मिनिमम,
न्यूनतम नहीं है, माइनस का मतलब है नेगेटिव, लेकिन वर्क डन कितना है, मैक्सिमम, यानी ऋणात्मक कार्य होगा, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा, यानी अधिकतम ऋणात्मक कार्य होगा, यानी अधिकतम ऋणात्मक कार्य होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा यानी ऋणात्मक कार्य होगा। आपने कहा कि ऐसा होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा वर्क डन कहां होता है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे स्विमिंग करना, अगर आप तैरते हैं तो तैरते वक्त आप फोर्स कहां लगाते हैं, तो बल लगाते हैं आप पीछे, और डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, आगे। और दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, अपोजिट में, दोनों सदिश क्या हो गए, विपरीत दिशा में। तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। स्विमिंग के अलावा स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब जानते हैं आप, स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो समझ रहा है, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में विस्थापन कहां होता है, बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां है, बाहर। लेकिन स्प्रिंग क्या चाहती है कि वो अंदर घुस जाए, तो स्प्रिंग बल लगाती है अंदर को, और विस्थापन क्या होता है, बाहर। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो आप इसको जरूर पढ़े होंगे, F बराबर माइनस के एक्स। माइनस निशान इसलिए होता है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, और इसीलिए इसमें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या और भी होते हैं, सभी, ऑल न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जाम्पल, न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जाम्पल, यानी सभी तृतीय नियम के उदाहरण। ऑल न्यूटन्स थर्ड लॉ एग्जाम्पल का मतलब यह हुआ कि सभी, जैसे मैंने कहा रॉकेट, रॉकेट फोर्स का लगाता है नीचे, विस्थापन कहां करता है, ऊपर। हेलीकॉप्टर बल का लगाता है नीचे, विस्थापन कहां करता है, ऊपर। दुनिया भर में जितने भी न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है सभी में इसी चीज में होगा। तो हम कहेंगे कि थीटा बराबर 180 भी हमारी डेली लाइफ में बहुत बार देखने को मिलता है। थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर, 180 डिग्री होने पर वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव वर्क डन होता है पर मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम होता है। एग्जैक्टली हाँ जी, क्या है, F बराबर माइनस के एक्स। सर हुक का लॉ है, हुक का लॉ है बेटा, हुक्स का लॉ ये थोड़ी ना हो गया। चलो हुक को लॉ को यहां कंसीडर कर सकते हैं योगेश, हुक्स को लॉ बिल्कुल बिल्कुल, हुक का लॉ भी माना जा सकता है क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की बात है। चलो थर्ड बात करते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 होगा तो वर्क डन कितना होगा, तो थीटा 90 का मतलब ये हुआ कि W बराबर होगा एफ एस, आप बोलेंगे cos 90, और cos 90 होता है 0, यानी वर्क डन कितना हुआ, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज में फोर्स किसी डायरेक्शन में लगे और विस्थापन किसी डायरेक्शन में हो, तो ऐसी चीज को, अगर विस्थापन किसी दिशा में हो और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो अगर मैं कहूं कि फोर्स नीचे लग रहा है, विस्थापन आगे हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो, नेगेटिव। वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में वर्क डन, सॉरी नेगेटिव नहीं, 0 होगा, क्योंकि थीटा कितना होता है 90 डिग्री, और थीटा 90 पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वर्क डन कितना होगा, 0। ऐसे में आपने बहुत बार एग्जांपल सुना होगा, वर्क डन बाय अ कुली इज ऑलवेज 0, यानी कुली द्वारा किया गया कार्य, कुली द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। वर्क डन बाय अ कुली इज ऑलवेज 0, कुली द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। ये हम बहुत बार पढ़े हैं, परंतु सिर्फ ये कह देना कि कुली द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अगर हम ऐसा कभी बोलते हैं अपनी जिंदगी में कि वर्क डन कुली द्वारा 0 होता है, भैया कुली वर्क डन कैसे कर देगा 0, कुली तो काम कर रहा है, और बिल्कुल काम कर रहा है, परंतु आपको यह बताना जरूरी है कि आप कौन से फोर्स की बात कर रहे हो, बल कौन से की बात कर रहे हो। बल बहुत सारे होते हैं, बल बहुत सारे होते हैं, हाँ जी बल बहुत सारे होते हैं, फोर्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये लाइन कहना गलत है, वर्क डन बाय अ कुली 0। आपको बोलना चाहिए था वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ कुली 0, यानी ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 होता है। हिंदी में गुरुत्व कार्य हमेशा शून्य होता है, ये लिखना चाहिए था। यानी क्या लिखना चाहिए था मुझे यहां पर, ग्रेविटेशनल वर्क डन। मैं इसको अभी बता दूंगा मतलब क्या है, लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, इसको आप लिख लेंगे ग्रेविटेशनल वर्क डन। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बोलना चाहिए था कुली द्वारा किया गया गुरुत्व कार्य शून्य होता है, कुली द्वारा किया गया गुरुत्व कार्य शून्य होता है, कुली द्वारा किया गया गुरुत्व कार्य शून्य होता है।
मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आप कभी ये मत कह देना कि कुली द्वारा किया गया वर्क डन जीरो होता है, नहीं, ग्रेविटेशनल वर्क डन इज जीरो, यानी गुरुत्वाकर्षी शून्य होता है। गुरुत्व ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करता है वो जीरो होता है। मतलब मैं आपको बता दूंगा अभी क्या होता है, परंतु आप इस लाइन को हमेशा याद रखिए। हम अपनी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें उल्टी चुल्टी कर के चले जाते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं होती है। फिजिक्स में हर एक चीज का अलग अलग मतलब है। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझा के बताता हूं आपको, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी। तो वर्क डन के हमने 3 केसेस बनाकर आए हैं। थीटा 0 होगा तो इतना होगा, थीटा 180 होगा तो इतना होगा, थीटा 90 होगा तो इतना निकल कर आएगा। इतनी सी बात है। हाँ जी, आपके डाउट्स हैं कुछ? हिमांशु कुली अगर नाराज होगा, भाई नाराज हो तो नाराज हो, पैसे लेगा वो तो। सर मेरा नाम भी ले लो। हेलो हेमंत, कश्यप, हेमंत, शशांक, गुलशन, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो बेसिकली आप कंसेप्ट समझो यार। अभी मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेकर जाता हूं, थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आता हूं, पर इसमें ध्यान रखना ग्रेविटेशनल वर्क डन इज जीरो। मैं आपको समझाता हूं एक चीज, ठीक है। सर कुली तो ग्रेविटेशनल के अपोजिट ही वर्क करता है। बेटा थोड़ी देर समय दो। क्या कुली द्वारा किया गया फ्रिक्शनल वर्क भी जीरो होगा? क्या कुली द्वारा किया गया घर्षण कार्य भी जीरो होगा? जरा सोच के बताना। आपने क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करो। बेटा शिवेश आएंगे उस क्वेश्चन पर, थोड़ा समय दो। अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट मैंने समझाया नहीं है, आने दो उस टॉपिक तक। मेरे को पता है, मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करना है। चलो, तो इतनी सी बात अभी मेरे भेजे में घुसनी चाहिए कि थीटा के ऊपर कैसे कैसे डिपेंडेंसी होती है। तो सिर्फ मैंने इतना समझाया कि थीटा के ऊपर डिपेंड होता है, थीटा के ऊपर चीजें डिपेंड होती हैं, थीटा के ऊपर चीजें डिपेंड होती हैं। इतनी सी बात निकल कर आती है, 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 इतनी सी बात निकल कर आती है। चलो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। मैं बताना चाह रहा था आपको, तो उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के बाद समझाता हूं। इस कंसेप्ट में आपके कंसेप्ट पूरे होंगे। आजकल क्वेश्चन भी बता दो व्हाट्सएप पे। अच्छा, आजकल क्वेश्चन नहीं बताते हो व्हाट्सएप पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है शिवम, 1-2 दिन से थोड़ा बिजी है ना, क्योंकि अभी क्लासेस ऑफ हो गई हैं, तो थोड़ा सा नोट्स बनाने में भी थोड़ा सा बिजी हो रहा हूँ। मतलब नोट्स मतलब क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं, हिंदी में लिखने पड़ते हैं क्वेश्चंस ना। इंग्लिश मीडियम तो डायरेक्ट अपलोड हो जाते हैं, पर हिंदी मीडियम को लिखना पड़ता है। हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों में। बाकी थोड़ा घर वर के काम भी है यार, थोड़ा सा शादीशुदा जिंदगी है, तो थोड़ा सा समझा करो यार, ठीक है। बताऊंगा आज रात को, बताऊंगा सारे क्वेश्चन के आंसर। चलो, अगर मैं कहता हूं कि लेट अस सपोज कि कोई वस्तु है, मैंने कहा कितनी वस्तु है? आपने कहा 5 किलोग्राम की वस्तु है। समझ रहे मेरी बात? 5 किलोग्राम की वस्तु है, इस पे फोर्स लग रहा है इस दिशा में, एफ लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन का। और 10 न्यूटन के बल लगने के बाद ये वस्तु, 10 न्यूटन के बल लगने के बाद ये वस्तु कहां पर चली जाती है? यहां पर पहुंच जाती है वस्तु। यहां पर अगर वस्तु पहुंचती है तो विस्थापन कितना हुआ? अगर मैं वस्तु की बात करूं तो वस्तु डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर का विस्थापन हो गया। हमने कहा ठीक है जी, 5 मीटर का विस्थापन हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर। ये क्वेश्चन है। तो 5 किलोग्राम है, एफ 10 न्यूटन है, और ये वस्तु यहां से यहां पहुंची, और पूछा गया है कि कितना वर्क डन होगा, कितना किया गया कार्य होगा। आपसे पूछा वर्क डन कितना होगा। चलो अब क्वेश्चन को समझना। मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन बता देता हूं, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, और एक बार में पूरा वीडियो देखें, वीडियो को ब्रेक ना करें। अगर 2 भाग में ब्रेक कर दोगे तो वीडियो आधा आधा ढंग से समझ नहीं आएगा, तो पूरे वीडियो को एक साथ देखा जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हिंदी वाले लिखिएगा, हिंदी वाले, ब्राह्म्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ब्राह्म्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। ब्राह्म्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिक्रिया बल और ब्राह्म्य बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। इतना सा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोलूं कि कितना सा क्वेश्चन है, तो जरा समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इस चीज को हम यहां से देखते हैं, जरा देखते हैं कि क्या। बेटा देखो, आपने फॉर्मूला तो बता दिया, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, पर फोर्स कौन सा?
क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होता क्या? प्रतिक्रिया बल फोर्स नहीं होता क्या? फोर्स ही तो होता है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स फोर्स नहीं होता क्या? फोर्स ही तो होता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स नहीं होता क्या? फोर्स ही तो होता है। तो आप कौन से फोर्स की बात कर रहे हो, ये आपको बताया क्या कभी किसी ने? ये तो नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ कि आप आधी अधूरी जानकारी लेकर चल रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपको मैं बताऊं, अलग अलग बल फोर्स पे डिपेंड करता है कि कार्य कितना होगा, और इसका देखेंगे तो आप चारों बलों के कार्य वर्क डन अलग अलग निकल कर आएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। मैं चारों क्वेश्चन की बताता हूं। मान लो इसमें जो म्यू की वैल्यू दे रखी है वो 0.5 दे रखी है। अब मेरी बात समझना, मैं एक एक वर्क डन की बात करता हूं। मैं इसी में सारे क्वेश्चन आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन कैसा है। एक्सटर्नल के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितने? बाह्य बल। बाह्य बल कितना है? F बराबर 10 न्यूटन। मेरी बात समझना, F बराबर 10 न्यूटन। और विस्थापन कहां हो रहा है? विस्थापन भी आगे ही हो रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। और ब्राह्म्य बल में विस्थापन भी बाहर की तरफ हो रहा है, दोनों बाहर की तरफ है। और अगर दोनों बाहर की तरफ है तो थीटा कितना है? तो आप बोलेंगे थीटा 0 डिग्री है सर। और थीटा अगर 0 है तो विस्थापन 5 मीटर का है, तो मैं लिखूंगा W बराबर कितना होगा? FS cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। W बराबर निकलेगा 50 जूल और इसकी वैल्यू निकलेगी 50 जूल। तो इतनी सी बात है मेरी, ये क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। परंतु भैया ये तो आपने एक्सटर्नल फोर्स निकाला। अब बात करते हैं इसमें किसकी? ग्रेविटेशनल की। गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा? चलो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब नीचे, वेट। वेट बराबर क्या होगा? mg। तो अब की बार फोर्स कहां है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहां है? आगे। कितना है? 5 मीटर। इन दोनों के बीच में थीटा कितना है आपकी बार? तो आप बोलेंगे थीटा है सर 90 डिग्री, और 90 डिग्री 0 है तो वर्क डन कितना होगा? 0। यानी वर्क डन कितना निकल कर आएगा? 0। मेरी बात समझ रहे हैं आपके? नहीं आ रहे हैं? W बराबर FS cos 90, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। और कुली में जो कार्य करता है, कुली में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? याद करो, वजन उठाकर चलता है। वजन में mg कहां लगता है? नीचे। विस्थापन कहां होता है? आगे। वर्क डन कितना होगा? 0। पर आपको पूरी लाइन बोलनी थी ना कि ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 होता है ना। अगर मैं घर्षण बल की बात करता तो भैया वो जब चलेगा तो फ्रिक्शन तो पीछे लगाएगा ना, तब तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। इसलिए हमें बताना जरूरी है कि हम कौन से बल की बात कर रहे हैं। सेकंड की पॉइंट की बात करें तो ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 होता है। याद रखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें सीधी रोड पे चलती हैं कोई वर्क डन 0 नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बाल्टी उठा के ले जा रहा हूं, कितना काम कर रहा हूं? बाल्टी उठाने में कोई काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाल्टी का मतलब mg कहां लगेगा? नीचे। आगे चल रहे होंगे आप विस्थापन, तो एंगल कितना होगा? 90। सूटकेस उठा के ले जाऊं, कौन सा वर्क डन करूंगा? 0। पर ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 करूंगा। तो आपको फोर्स बताना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या नॉर्मल रिएक्शन में भी ऐसा ही होगा? आपने शायद ये नोट कर लिए हो। जरा मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ठीक है ना। आई थिंक कि आपको ये जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको बताई चीजें कि आपने शायद, क्योंकि मुझे अभी आगे चल के ये भी बताना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा, ये भी चीज समझानी है। चलो अब मेरी बात समझना। हमने कहा तीसरा केस क्या है? आपने बोला नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आपने बोला नॉर्मल रिएक्शन देख लेते हैं। आपने mg कहां लग रहा है? नीचे। r कहां लगता है? ऊपर। और जब ये वस्तु सीधी डायरेक्शन में है तो r बराबर क्या होगा? mg। और r बराबर mg कितना है? तो mg की बात करेंगे तो mg की वैल्यू निकलेगी 50। डिस्प्लेसमेंट mg, नॉर्मल रिएक्शन यहां पर, डिस्प्लेसमेंट कहां? आगे। और इन दोनों के बीच में भी एंगल लिखूंगा तो कितना होगा? 90। और इस बार भी एंगल कितना है? थीटा 90। और थीटा 90 होगा तो वर्क डन भी कितना होगा? 0। कहने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन द्वारा किया गया कार्य या फिर ग्रेविटेशनल वर्क डन किया गया कार्य, दोनों के लिए वर्क डन 0 होगा। फिर से मैं बता देता हूं, इन दोनों के लिए वर्क डन जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ग्रेविटेशनल वर्क डन हमेशा 0 होता है, इसीलिए हम लिखते हैं कि कुली द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूं फोर्थ केस। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। चलो, फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा वर्क डन। अब फोर्स कौन सा है? घर्षण। विस्थापन कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपने बोला डिस्प्लेसमेंट है सर 5 मीटर। हमने कहा ठीक है भैया, ये हमें समझ आ रहा है। घर्षण बल की बात करें तो सोचना, अगर ये वस्तु आगे को खींचेगी तो घर्षण बल कहां लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा ना। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है क्या? अगर कोई चीज आगे खींचेगी तो घर्षण बल पीछे लगेगा। और घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू म्यू इंटू आर। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, F इक्वल टू म्यू इंटू आर। और म्यू इंटू आर की बात करें तो म्यू की वैल्यू है 0.5,
आर की वैल्यू कितनी होगी, आर ये निकाला था, आर बराबर mg बराबर 50, यानी 50 कितना आंसर निकला 25। आपने कहा ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो W बराबर होगा, एंगल कितना है इनके बीच में, एंगल भी देखो, S ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है इस केस में 180 डिग्री, और 180 डिग्री है तो W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा माइनस एफ एस, यानी माइनस एफ एस का मतलब हुआ माइनस 25 इंटू एस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना 5, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी 25 पंजा 125, यानी 125 जूल। और आप देख लीजिए घर्षण बल हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है, और कुली के केस में भी अगर निकालोगे ना तो फ्रिक्शनल फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, लेकिन ग्रेविटेशन वर्क डन या नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हमेशा जीरो निकलेगा। तो फोर्स कौन सा है ये बताना भी तो जरूरी है, वरना आप कैसे बोल दोगे कि कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। इसलिए सिंपल सी बात है, कंसेप्ट सीधी सी बात है, ऐसे नहीं छोड़ दिए जाते कंसेप्ट, कंसेप्ट का एक मतलब है। इसको भी मैं समझाता हूं। एक चीज मैं आपको अभी एक चीज बताऊंगा जो आपने कभी शायद पता नहीं, आप क्वेश्चन में लिख देते हो, क्वेश्चन को समझाता हूं कैसे। चलो लिख देता हूं, मिटा दूं, मिटा दूं भाई, हाँ मिटा दो। चलो पहली बात, पहले तो नोट करने वाली यही बात है कि वर्क डन इतना होता है। दूसरी बात, वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा था, अब इसकी कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होती है। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है जूल, जो आप जानते हैं। जूल क्या है, एसआई यूनिट। जूल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। रिपीट करूं भैया, ये चीज आगे खिसकेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, तो एफ पीछे लगेगा, एस आगे होगा, इन दोनों के बीच में अपोजिट है, अपोजिट है तो थीटा 180 डिग्री होगा। वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पता है आपको, विस्कोसिटी भी माइनस में होता है, फ्रिक्शन भी हमेशा माइनस में होता है, इसीलिए तो निकलता है माइनस, है ना। ठीक है चलो, वर्क डन क्या होगा जूल एसआई में। अगर इसकी यूनिट सीजीएस में लिखूंगा तो इसको लिख देंगे अर्ग, अर्ग होती है इसकी सीजीएस में। इन दोनों के रिलेशन लिखूंगा तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इस पर हमारे न्यूमेरिकल है, ल्यूसेंट की बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें वैल्यू डायरेक्टली अर्ग में दे रखी है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना अर्ग में भी आपका आंसर पूछा जा सकता है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1 जूल बराबर 1 करोड़ अर्ग। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बात की बात करते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। हमारा निकला अभी तक वर्क डन, वर्क डन में हमने जान लिया कि फोर्स क्या क्या होता है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि म्यू कैसे आया। म्यू बेटा बताया गया होगा पेपर में, बेटा म्यू बता के रखते हैं हमेशा, निकालते नहीं है, म्यू बता के रखते हैं, इसलिए हम गलती ना करें, ठीक है। अब अगली चीज की बात करें तो वर्क डन हमने समझाया W बराबर एफ एस कॉस 180 वगैरह सब वैल्यूज मैंने बता दी हैं। अब मैं आपको बताता हूं दो तरह के फोर्सेस होते हैं, समझना। फोर्सेस बल दो तरह के होते हैं, इसको भी मैं थोड़ा समझा दूं ताकि बल कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक बनता है। बल दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव को बोलते हैं संरक्षी बल, और दूसरा बल होता है इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव को हिंदी में बोलते हैं असंरक्षी बल, शायद आपने सुना जरूर होगा असंरक्षी बल। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव के पहले एग्जांपल लिख दूं ताकि आपको लोगों को चीजें समझ में आए। कंजर्वेटिव की बात करें तो कंजर्वेटिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब समझा दूंगा अभी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा ग्रेविटेशनल के बाद इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल। इसके बाद स्प्रिंग बल के बाद आप लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल। और ये सभी क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इस सभी को क्या बोलते हैं हम लोग विद्युतीय बल। ये सभी संरक्षी बल है, इनका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, विद्युतीय बल है। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, असंरक्षी बल की बात करें तो असंरक्षी बल में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, घर्षण बल, विस्कस फोर्स, श्यान बल। दिख रहा है आप लोगों को, श्यान बल, हाँ ठीक है, मैंने इतना ही लिखा हुआ है।
तो दो तरह के फोर्सेस हमने पढ़े, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। मोशन में भी पढ़ा था, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। मैंने मोशन में तो इंट्रोडक्शन दिया था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, पर मैं इसमें एक आपको चीज बताने वाला हूं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब समझिए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है, कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ विच ओनली डिपेंड्स ऑन, जो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था या प्रारंभिक या अंतिम यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर निर्भर करते हैं कि पहले बॉडी कहां थी और लास्ट में बॉडी कहां थी, कैसे पहुंची है इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी एक चीज समझा रहा हूं आपको, कैसे पहुंची है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा ठीक है जी। इसमें बात करें तो इसमें डिपेंड करेगी, यानी विच डिपेंड्स ऑन, यानी जो पथ पर निर्भर करती है, जो पथ पर निर्भर करती है कि आप कैसे पहुंचे हो, यानी इनिशियल फाइनल पे नहीं, इस पे भी डिपेंड करती है कि आप कैसे पहुंचे हो। कहने का मतलब ये हुआ सभी चीजों पर अलग अलग होती है। मेरी बात समझते जाना, सभी चीजों पर अलग अलग होती है। न्यूक्लियर फोर्स, हाँ बिल्कुल न्यूक्लियर फोर्स भी। इसके अंदर एक और चीज, वर्क डन बाय अ साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन, इसका मतलब शायद अभी साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। साइक्लिक का मतलब यह हुआ कि अगर आप घूमकर अपनी ही जगह पर आ गए तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। सीधी सी बात है, हम जानते हैं अगर पूरा कार्य हो जाएगा तो जीरो होगा, लेकिन इस वाले में वर्क डन बाय अ साइक्लिक प्रोसेस कभी भी जीरो नहीं होता। ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। यानी हिंदी में बोले तो चक्रीय कार्य कितना होता है, शून्य होता है, और इसमें चक्रीय कार्य शून्य नहीं होता है। ठीक है ना। अभी तो डेफिनेशन सुन रहे हैं, पर इस पे जब तक हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे, जब इस चीज को समझेंगे नहीं कुछ लिखवा के, तब तक तो समझ में नहीं आएगी चीज। और बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आएगी, मैं तो मानता हूं नहीं समझ में आएगी। चलो समझा के देख लेते हैं फिर। चलो एक बात समझना, मैंने ये लिखा कि एक वस्तु ए है और मैंने कहा मैं ए से बी तक जाता हूं, कितना कार्य करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्सटर्नल फोर्स मान लो। तो अगर आप ऐसे जाते हो तो कितना वर्क डन करोगे, तो आपने बोला ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि F कंजर्वेटिव है, अगर मैं कहता हूं जो आपने F बल लगाया है वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल है, आपको पहले ही बता दिया, और आपने कहा मैं ऐसे ना जाकर ऐसे चलूंगा तो आपका कितना वर्क डन होगा, आपने कहा ठीक है। एक बात मेरी बताना कि मैंने इन दोनों पे, या मैं ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे पहुंचू, ऐसे में किया गया, अगर संरक्षी बल होगा तो सबके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। यानी अगर मैं W1 लिख दूं, W2 लिख दूं, W3 लिख दूं, W4 लिख दूं, तो W1 बराबर होगा W2 बराबर होगा W3 बराबर होगा W4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो सेम वर्क डन होगा। अब हमने आज तक इन चीजों को पढ़ा नहीं है, पर हम फिजिक्स में इसको यूज कर लेते हैं। कैसे, अगर मुझे कभी क्वेश्चन पूछ लिया और मुझसे पूछा इसमें वर्क डन निकालो, ऐसे में मुझे वर्क डन निकालूं, तो अगर वर्क डन ऐसे निकालना होगा तो मैं इस वाले पाथ का वर्क डन क्यों निकालूं, मैं सीधे सीधे इस वाले का W2 क्यों ना निकालूं, क्योंकि अगर मैं W2 निकाल लूंगा तो W2 निकल आया मतलब W4 निकल आया, तो इतने बड़े पाथ की हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत ही नहीं है। कैसे गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबसे सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप अपनी फिजिक्स में एक बात समझना, आप अपनी फिजिक्स में, मैं इधर से चलकर, मेरी बात समझना, एक बॉक्स है, इधर से चलकर यहां पहुंचा, आपने लगा कितना वर्क डन होगा, आपने लगा कितना वर्क डन होगा। अगर मैं कहूं कि मैं यहां से छत पर चला गया, सीढ़ियां लेकर छत पर चला गया, कितना वर्क डन होगा। अगर आप यहां से सीढ़ियां लेकर छत पर चले गए तो कितना वर्क डन होगा। मेरी बात समझना, सीढ़ियां लेकर छत पर, सीढ़ियों से छत पर गए तो सीढ़ियां सीधे तो ऊपर जाती नहीं है, सीढ़ियां कैसे जाती है, स्लोप में जाती है ना ऊपर को। तो आप समझना, अगर स्लोप में जाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है आपको पता है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन कितना होगा। अगर आपको पता हो कि कोई चीज अगर नीचे से ऊपर जाती है तो W बराबर क्या यूज कर देते हैं, सीधे सीधे mgh ही तो यूज कर लेते हैं, W बराबर mgh ही तो यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैं नीचे से ऊपर जाता हूं तो आप W बराबर mgh लिख देते हैं।
परंतु फिजिक्स में ऐसे लिखा कैसे जाता है? अगर आप किसी चीज में ऐसे में अगर बल निकालोगे ना, तो ऐसे में अगर निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी W बराबर mgh निकल कर आएगी। और अगर आप किसी चीज में ऐसे में वर्क डन निकालेंगे फिर ऐसे में निकालेंगे तो इस पूरे का किया गया वर्क डन भी कितना होगा? mgh होगा। इसलिए फिजिक्स में आप सीधे सीधे क्या लिख देते हो? W बराबर mgh लिख देते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे पहुंचे हो या फिर ऐसे पहुंचे हो? क्या फर्क पड़ता है? अगर आप 0 से छत पर पहुंचे हो मतलब वर्क डन तो बराबर होगा ना। इसका मतलब यह हुआ मैं सीधे सीधे यहां से जमीन पर चलने पे तो कोई वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हैं mg कहां लगेगा? नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे। तो सीधा सीधा हम क्या लगा देंगे? W बराबर mgh। इसीलिए जब आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हो तो आप W बराबर सीधे सीधे mgh लिखते हो। लेकिन इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट एंगल पर होता है, विस्थापन एंगल पर होता है, लेकिन फिर भी हम क्या लिखते हैं? W बराबर mgh लिखते हैं। W बराबर mgh लिखते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा हिमांशु बेटा आपने -mgh लिखा है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसको mgh नहीं बोलकर -mgh ही बोलते हैं फिजिक्स में, वास्तविकता में। पोटेंशियल एनर्जी लिखना, किसी की स्थैतिक ऊर्जा लिखना हमेशा नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, और क्योंकि स्थैतिक ऊर्जा नेगेटिव होती है तो इसका आंसर आपको -mgh ही लिखना चाहिए था, परंतु फिर भी हम फिजिक्स में पढ़ने के लिए समझा देते। तो देखना मेरी बात, तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप ऐसे जाए सीढ़ियां चढ़कर तब भी mgh, ऐसे जाए तब भी mgh, और ऐसे उड़ उड़ कर जाए तब भी mgh। हमें इनिशियल और फाइनल से मतलब है, इसलिए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे चले हो, कैसे चले हो। आप जमीन से छत पर पहुंचे हो तो इनिशियल और फाइनल से मतलब है, यानी W बराबर सीधे सीधे mgh लग जाएगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं? सीधे सीधे mgh लगाते हैं। लेकिन अगर घर्षण बल की बात होती तो घर्षण बल में ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शनल फोर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। एक बात समझना, मैंने कहा एक वस्तु है और उस वस्तु को यहां से यहां ले जाया गया। मेरी बात समझना, इस वस्तु को पहले यहां से यहां ले जाया गया, इस वस्तु को पहले यहां से यहां ले जाया गया, फिर इसी वस्तु को यहां से यहां लाया गया। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या वर्क डन भी जीरो होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो क्या वर्क डन भी जीरो होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी वस्तु को यहां लेकर आया और यहां लेकर आया तो कितना कार्य किया होगा, लेकिन क्या निकालना है? फाइंड वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो एक बात समझना, अगर मैं यहां गया और यहां से वापस लौट कर आया तो आपको यह बात तो समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है? जीरो है। समझो, दोबारा से बता रहा हूं, अगर मैं किसी बॉक्स को खिसका के दूसरी जगह ले गया और उस बॉक्स को खिसका के वापस इसी जगह पे ले आया तो विस्थापन तो जीरो हो गया। और आप अभी तक फिजिक्स में पढ़े थे कि वर्क डन जो होगा वो जीरो होता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर, एस जीरो होने पर अगर डब्ल्यू जीरो होगा तो ये कौन सा केस है? ये बेटा कंजर्वेटिव फोर्स वाला केस था। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव की बात आती, असंरक्षी बल की बात आती, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात मेरे समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई चीज यहां से यहां आई और यहां से आई, इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन जीरो होने का मतलब कार्य जीरो नहीं होता। जैसे देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर कोई चीज यहां से यहां गई तो मेरी बात समझना, एस बराबर मान लेता हूं, चलो एस ही मान लेता हूं। अभी मैंने बोला यहां से यहां तक विस्थापन कितना हुआ? एस। हमने कहा ठीक है जी, एस हुआ ये डिस्प्लेसमेंट। जब कोई चीज ऐसे में जा रही होगी तो फोर्स कहां लग रहा होगा? पीछे। हम घर्षण बल द्वारा निकाल रहे हैं ना, तो फोर्स पीछे है। एफ और एस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ थीटा कितना हुआ? सॉरी 180 डिग्री। तो थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो डब्ल्यू बराबर क्या निकलेगा? माइनस एफ एस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अगर आप फिजिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप कितनी बात समझ में आ रही होगी? फोर्स पीछे लगा, भी थोड़ी देर पहले समझाया था, फोर्स पीछे लगा, बल पीछे लगा, विस्थापन आगे हुआ, तो घर्षण बल द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा? माइनस एफ एस। अब
इस साइड से इस साइड आया, मेरी बात समझना, अगर इस साइड से इस साइड आया तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऐसा। अब की बार फोर्स कहां लग रहा होगा, ऐसा, क्योंकि जब ये वस्तु इस तरफ को आएगी तो फोर्स किस तरफ लगेगा, उस तरफ। और अगर फोर्स उस तरफ लगेगा तो थीटा अभी भी कितना है, 180 डिग्री, और अभी भी डब्ल्यू कितना निकल कर आया, -Fs। कितना टोटल काम किया, तो आप अगर टोटल वर्क डन निकालोगे तो ये होगा -Fs, इसका आंसर निकलेगा -2Fs। कहने का मतलब ये हुआ कि विस्थापन के जीरो होने का अर्थ कभी भी कार्य जीरो होना नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस बल की बात कर रहे हैं। अगर आप ग्रेविटेशनल की बात करते तो जीरो होता, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की विद्युतीय बल की बात करते तो जीरो होता, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ब्राह्म्य बल की बात करते तो जीरो होता। लेकिन अगर हम घर्षण बल की बात करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव की बात करते हैं, असरक्षी बल की बात करते हैं, तो कभी भी कार्य शून्य नहीं होता। विस्थापन के जीरो होने का मतलब हमेशा कार्य शून्य होना नहीं होता। इस बात को भी अपने फिजिक्स में समझिएगा, याद रखिएगा। ऐसा कब होता है, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की आप बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, चलिए बताइए, ठीक है। अभी कोई मुझसे बोल रहा था कि mgh समझ नहीं आया, mgh समझ नहीं आया। अच्छा, mgh समझाऊंगा, कोई बात नहीं, समझाऊंगा mgh भी। तो मेरी इतनी बात आप समझते जाओ जितना जितना बता रहा हूं। सर मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे आप। हेलो शुभम, बताओ भाई क्या आंसर बताना चाहते हो। शुभम -2F, हाँ भाई शुभम तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसका -2Fs होगा। वर्क नेवर बी जीरो, एग्जैक्टली। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, बिना उसके थोड़ी ना डिपेंड कर जाएगी। तो इसलिए सीधी सी बात है कि आप याद रखिएगा कि अगर कंजर्वेटिव है तो ये होगा, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो जरूरी नहीं है कि थीटा, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब वर्क डन भी जीरो होगा, ऐसा नहीं होता। सीधी सी बात है, एग्जैक्टली। एक और बार बता दो बेटा, वीडियो अगर रिपीट कर लो तो कैसा है यार। -Fs की बात करूं तो अगर मैं किसी चीज को यहां से यहां ले गया तो विस्थापन का है आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। फोर्स का लगेगा पीछे, घर्षण बल कहां लगता है पीछे, फ्रिक्शन पीछे, और दोनों क्या है, अपोजिट है। दोनों अपोजिट है तो W बराबर क्या होगा, -Fs। ऐसे ही जब आप यहां से यहां आओगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, पर अब फोर्स कैसा हो जाएगा, अपोजिट, तो अभी भी कितना होगा, W बराबर -Fs, और टोटल वर्क डन कितना होगा, दोनों का प्लस, यानी -2Fs। तो ऑब्वियस सी बात है। तो विस्थापन जीरो है तो कार्य जीरो है, ये हमेशा नहीं होता, ये डिपेंड करता है। इस तरीके से हम बात को समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन में समझिएगा कि S जीरो होने का मतलब W जीरो होना नहीं होना, डिपेंड करता है कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी संरक्षी है या फिर असंरक्षी बल है। क्या चीज, 2W बराबर -2Fs, W बराबर -Fs आना चाहिए था। शिवेश बेटा, W2W बराबर -2Fs तो आया है, W बराबर माइनस तो लिखा तो था, W बराबर -Fs था। टोटल वर्क डन निकालना है ना, तो टोटल वर्क डन तो दोनों का प्लस होगा, कुल तो दोनों का प्लस होगा ना। कैसे काम कर रहे हो यार, ऐसे मत करो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें गलतियां मत करो। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अगला जो टर्म है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी के रूप में। एनर्जी यानी होता है ऊर्जा, एनर्जी यानी होता है ऊर्जा। पता कैसे लगाएंगे बेटा, बता के रखेगा कि कौन सा फोर्स है। बेटा आपसे बोल देगा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपका दिमाग चलेगा कि ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव है। आपसे बोल देगा फ्रिक्शनल फोर्स है तो आपके दिमाग चलेगा नॉन कंजर्वेटिव है। इसमें पता क्या लगाना है वो तो पता ही है हमें। W प्लस W 2W आएगा ना। हाँ बेटा, सब रेस्ट वेस्ट तो 2W ही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है। इससे इस तरफ से इस तरफ गए तो W, इस तरफ से उस तरफ गए तो W, कितना हुआ 2W, पर इस तरफ फोर्स कितना था, -Fs, ये कितना था -Fs, और माइनस ये 2W का मतलब -Fs और -Fs नहीं हुआ, ये -2Fs नहीं हुआ बेटा, 2W -2Fs ही तो है। चलो और कोई बात। इफ अ हॉलो दिस इंक्लाइंड बीम कम स्लिप्ड, बेटा सौरभ जिसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो पहले फिसल के आ जाएगा। तो हॉलो और सॉलिड डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो डिपेंड करता है रूट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² प्लस आई ओमेगा स्क्वायर होता है, जिसका आई ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी।
अरे यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। इफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो W 0 जूल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वर्क डन 0 जूल होता है। एग्जैक्टली बात है, लेकिन तब 0 जूल होता है जब रोड पर चल रहे होते हैं, जब हाइट ले लेंगे तब 0 जूल थोड़ी ना होगा। W का मान तब -Fs आएगा। पता नहीं यार क्या पूछ रहे हो शिवम। 2W इज द टोटल, यस एग्जैक्टली 2W इज द टोटल वर्क डन, 2W इज द टोटल वर्क डन। क्या वर्क डन पोजीशन पे डिपेंड करता है? बेटा पोजीशन पे तो डिपेंड करता है वर्क डन कश्यप। बेटा ये और क्या बता रहा हूं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है वर्क डन, और जो इनिशियल और फाइनल पे ना डिपेंड करके पूरे पाथ पे डिपेंड करता है जब वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। बताया तो अभी, ठीक है। चलो अब ठीक है यार, 2 कट ही जाएगा ना सर, 2 और 2 तो कट ही जाएगा ना सर, 2 और 2 तो कट ही जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। ये क्या हो गया कैसे भैया? मैं तो तुम्हारा डाउट यार मेरे को तो समझ में नहीं आती तुम्हारी बात थोड़ी सी, मेरे को बता देना जरा कैसे कट जाएगा, मेरे को जरा ये चीज मेरे को समझा देना, है ना, मैं भी तो जरा समझूं कि कैसा निकलेगा। जब इस साइड से इस साइड को वस्तु जा रही थी तो W बराबर -Fs था, और जब इस साइड से इस साइड को जा रही थी तो F तब -Fs था, और मैंने लिखा था टोटल W, तो टोटल वर्क डन निकाला तो मैंने 2W, और 2W की बात करेंगे तो -Fs और -Fs कितना होगा, -2Fs। अब मुझे ये बताओ कट जाएगा? अरे पागल हो क्या, ये काट दोगे क्या? 2W बराबर -2F काट दोगे, वर्क डन बराबर, ऐसा नहीं होता, ये टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन माइनस वर्क डन की तो वैल्यू है, दोनों को काट कैसे दोगे? टोटल वर्क डन ही तो -2Fs आएगा यार, काट कैसे दोगे कि 2W बराबर -2Fs कैसे लिख दोगे बेटा शिवम? ऐसे काट नहीं सकते ऐसे, हाँ भाई शिवम ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे थोड़ी ना कटता है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चलो, कटता नहीं है बेटा, ये तो इसी की तो वैल्यू है, 2W की तो वैल्यू -2Fs है ना, तो दोनों बराबर कैसे काट दोगे? ऐसा नहीं कर सकते, है ना। चलो एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। चलो आगे बढ़ने दो, हमारे ये टॉपिक थोड़ा जल्दी करना है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये सिर्फ बेसिक टॉपिक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शिवेश, चलो हाँ शिवम ठीक है ठीक है, शिवम ठीक है, हाँ हाँ। देखो एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू डू वर्क। फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बेटा अमन 2W बराबर -2Fs नहीं रख सकते, 2W की वैल्यू ही -2Fs है, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। वर्क डन प्लस 2W, वर्क डन प्लस वर्क डन बराबर -2Fs होगा, वर्क डन प्लस वर्क डन यानी टोटल वर्क डन हो जाएगा। टोटल वर्क डन को 2W बराबर -2Fs करके 2 नहीं काट सकते, ऐसा तो नहीं फिजिक्स में कुछ भी -2 काट दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। बेटा टोटल वर्क डन -2Fs के बराबर है, तो टोटल वर्क डन को 2W रखकर -2Fs से नहीं काट सकते, ये इसकी वैल्यू है, तो दोनों को कैसे काट दोगे यार? आप बोलो कि भैया वर्क डन बराबर Fs होगा, तो आपने बोला Fs भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, दोनों काट दोगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, इसकी वैल्यू ये है, काट थोड़ी ना सकते हो। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। देखो आपने कोई चीज कितना कार्य करेगी, कोई चीज कितना कार्य करेगी वो किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे डिपेंड करता है। द एबिलिटी टू डू वर्क, कितना काम करोगे ये आपके किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। जैसे मैंने कहा मोटरसाइकिल चला रहा हूं, तो मोटरसाइकिल कितना दूर तक जाएगी किस पे डिपेंड करता है? उसकी एनर्जी पर। आप कितना वर्क डन करोगे, आप कितना कार्य करोगे किस पे डिपेंड करता है? आपकी एनर्जी पर। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे दिमाग में सीधी सीधी बात आ रही है कि वर्क डन किसके बराबर हो रहा है? एनर्जी के बराबर। क्योंकि अगर मैं 100% एफिशिएंसी की बात करूं, 100% दक्षता की बात करूं, तो जितनी एनर्जी दूंगा उतना ही क्या होगा? वर्क डन होगा। एबिलिटी टू डू वर्क यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं।
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु कार्य कितना करेगी? जितना आप उसको एनर्जी दोगे, जितनी आप उसको एनर्जी दोगे, यानी एनर्जी पर वर्क डिपेंड करता है। इसलिए हम फिजिक्स में कभी कभी वर्क और एनर्जी को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। वर्क और एनर्जी को क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली शिवम, W1 प्लस W2 बराबर 2F है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों साइड की बराबर बराबर काट दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये इसकी वैल्यू है, ये इसका मान है, अगला स्टेप है। W प्लस W2 का अगला स्टेप है, काट थोड़ी ना दोगे, बराबर थोड़ी ना कर दोगे। ठीक है, -2FS लिखना चाहिए था शिवम, ठीक है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन कब कराओगे? कौन सा क्वेश्चन बेटा? आने तो दो क्वेश्चन यार, आने तो दो क्वेश्चन, बिना उसके कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब ये हुआ कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इतना मुझे पता चल रहा है। एनर्जी की बात करें, कौन कौन सी एनर्जी होती है? तो दो तरह की एनर्जी होती है। एक को हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक को लिखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, और एक को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। यानी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। दो तरह की एनर्जीज हमने पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, ऐसे तो सब फिजिक्स के फॉर्मूले कट जाएंगे, सब बराबर होते हैं दोनों साइड। दोनों साइड बराबर होती है तो दोनों काट देंगे, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा यार। फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अनकाउंटेबल वर्क है, सो ऐड नहीं हो सकता बेटा। ऐड हो सकता है, लिखवा रहा हूं अभी रुको। ऐसे तो चलो स्थैतिक ऊर्जा की बात करें तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की बात निकल कर आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें स्थैतिक ऊर्जा की, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी क्वेश्चन आएंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें स्थैतिक ऊर्जा की, तो स्थैतिक ऊर्जा का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी यह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? स्थिति पर। स्थिति पर मतलब यह हुआ, स्थिति पे मतलब यह हुआ कि अगर मैं जमीन पर खड़ा हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, हवा में चला जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और ऊपर चला जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और ऊपर चला जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। यानी स्थैतिक ऊर्जा डिपेंड करती है, स्थैतिक ऊर्जा डिपेंड करती है कि आप किस जगह पर हो, आप किस जगह पर हो, इस चीज पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है कि आप किस स्थान पर हो, किस पोजीशन पर हो। तो आप जमीन पर होगे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, आप हवा में चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाएगी। आप दोनों चीजों पर डिपेंड करता है किस पर होगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो पी का फॉर्मूला होता है mgh के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, mgh का मतलब यह हुआ mg और h। अब हमारे पास एक क्वेश्चन फंस गया, बेसिकली हाइट है। अगर मैं अभी इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, समझा रहा हूं चीज ना, इसको यहां लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे पास एक चीज निकल कर आई हाइट। एक बात समझना, इस साल के पेपर में एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक बात बताइएगा, दो वस्तुएं मैंने ले ली, दो नहीं एक ही वस्तु मान लेते हैं, और मैंने कहा एक वस्तु है जिसकी लंबाई है 5 मीटर की और इसकी चौड़ाई है 2 मीटर की, और मुझसे कहा गया, एयरफोर्स के इसी साल के पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूं, इस साल की बात करूं, नेगेटिव नहीं योगेश बेटा, नेगेटिव लेना चाहिए था। एक्चुअली फिजिक्स में क्या होता है ना, हमारी वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम माइनस लिख नहीं देते हैं। पर अदरवाइज अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर आप एचसी वर्मा पढ़ते हैं तो एचसी वर्मा पढ़ोगे तो आप ये देखोगे इसके आगे साफ साफ माइनस mgh का निशान यूज हुआ है। और ये बात सही है कि यहां पर हमें माइनस mgh यूज करना चाहिए था, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी बॉडी की हमेशा नेगेटिव होती है, पर ऐसा केस हम सिर्फ एचसी वर्मा में ही देख पाते हैं। वरना अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि अगर वर्क डन स्केलर है तो मैं इसको P बराबर mgh लिख देता हूं, क्योंकि हमारी फिजिक्स में वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, और अदिश राशियां नेगेटिव नहीं लिखते हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, परंतु इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये याद रखिएगा, ये हमेशा नेगेटिव ही आती है हमेशा। अगर ढंग की किताब से पढ़ाई करोगे तो आपको W बराबर माइनस mgh ही देखने को मिलेगा। 2 मीटर और 5 मीटर, अगर मैंने कहा कि इसको मैंने लिटा दिया, लिटा दिया मतलब इसके बाद मैंने क्या किया, इस वाली चीज को ऐसे लिटा दिया, और क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए क्या इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा वही रहेंगी या स्थैतिक ऊर्जा बदल जाएंगी। क्वेश्चन ये था कि अगर मैं एक वस्तु ऐसे है और इस वस्तु को मैंने इस तरीके से लिटा दिया तो बताइए इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी वही रहेंगी या स्थैतिक ऊर्जा बदल जाएगी। क्वेश्चन ये है। देखो भाई दोनों ही जमीन पर हैं, ठीक है ना, मैंने थोड़ा फिगर में ऐसा बना दिया पर दोनों जमीन पर ही है, ठीक है, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, दोनों जमीन पर ही हैं।
अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि दोनों की स्थैतिक ऊर्जा अलग होगी या सेम होगी। पहली बात, इसमें जो m यूज कर रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के केंद्र की बात करते हैं। और जब द्रव्यमान के केंद्र की बात करते हैं तो यह हाइट हमेशा द्रव्यमान के केंद्र से नापी जाती है। अगर इस साल के पेपर की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा। अगर सेंटर में होगा तो मैं ये बोल सकता हूं इसकी हाइट पॉइंट की क्या रही होगी, 2.5 मीटर की। अगर 2.5 मीटर की हाइट रही होगी तो यहां पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं स्थैतिक ऊर्जा की, तो यहां पर स्थैतिक ऊर्जा निकल कर आएगी mgh। mgh का मतलब मास मान लो इसका m है, जी तो वो का वही है, और h की बात करेंगे तो h की बात रखोगे 2.5। याद रखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg 2.5 निकल कर आएगी। कहां से? हाइट हमेशा नापती है सेंटर ऑफ मास से, यानी द्रव्यमान के केंद्र से नापी जाती है। और जब आप इस वाले केस में आओगे तो आप ये देखोगे अब की बार सेंटर ऑफ मास की दूरी हो गई है 1 मीटर की, और 1 मीटर की दूरी हो गई है तो अब की बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकलेगा mg। तो दोनों की वैल्यू में अंतर है, याद रखिएगा। वस्तु किस स्थिति में रखी हुई है इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। डेली लाइफ में फिजिक्स को पढ़ते वक्त पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा का मान उन्हीं चीजों के लिए, पी का मान उन्हीं चीजों के लिए 0 होता है जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनकी हाइट नहीं ली जा सकती है। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी हर किसी बॉडी में होती है। हम फिजिक्स में पढ़ने के लिए भले ही बोल दें कि मैं जमीन पर आ गया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, परंतु वास्तविकता में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा हर वस्तु में बनी रहती है, और वो डिपेंड करती है सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान के केंद्र से ऊंचाई पर। इस बात को भी आप समझ के रखिएगा। तो दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट रहेगी। एग्जैक्टली mgh पर डिपेंड करेगी, तो इस चीज पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है? तो जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है। गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की, हाँ अब की बार का क्वेश्चन है बेटा हिमांशु। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, गतिज ऊर्जा की, गतिज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यह वस्तु की स्थिति की वजह से होती है। वस्तु की स्थिति की वजह से होती है कि वस्तु कितना तेज चल रही है। अगर मैं बहुत धीरे चल रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, अगर मैं धीरे चल रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। दोनों के लिए स्थैतिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। मैंने कहा 20 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, मेरी काइनेटिक एनर्जी कुछ और, 40 से दौड़ रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कुछ और, 30 से दौड़ रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कुछ और, 60 से दौड़ रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कुछ और। काइनेटिक एनर्जी v पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर, वेग पर। यानी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। सीधी सी बात है। तो आप ये याद रख लीजिए कि मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ेगी तो मोटरसाइकिल। बेटा नोट्स बनाने का अगर आप टाइम दे दूं मैं ना बेटा, अगर यहां पर मैं 10-10 मिनट का पॉज ले लूं तो ये सिलेबस अगले साल भी कंप्लीट नहीं होने वाला। नोट्स बनाने के लिए दोबारा से वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद धीरे धीरे नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं होता कि भाई मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा और मैं वेट करूंगा कि आप लोग लिख लो। ये क्लास थोड़ी ना चल रही है यार, आपके पास वीडियोस हमेशा है। ये तो उन लोगों के लिए करना पड़ता है जो क्लास को प्रिजर्व करके नहीं रख पाते, संभाल के नहीं रख पाते। आप तो वीडियो दोबारा देखोगे ना कि नहीं देखोगे? नोट साथ में बनाओ तो अच्छी बात है। अगर आप साथ नहीं बना पाते हो तो कोशिश करो वीडियो को 2 बार देखो। एटलीस्ट हर वीडियो को 2 से 3 बार देखना जरूरी है, वरना कभी चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक बार में फिजिक्स नहीं होती है यार, 2 से 3 बार करो। बेटा न्यूमेरिकल्स हैं, ये चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकला? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बात समझना, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, इसके मास में मल्टीप्लाई और मास में डिवाइड। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आपको दिख रहा हो, 1/2 पी स्क्वायर बाय एम। तो आपके लिए काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला निकल कर आ गया 1/2 पी स्क्वायर बाय एम या फिर पी स्क्वायर बाय 2m। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले हो गए, गतिज ऊर्जा के 2 फॉर्मूले हो गए, एक हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा पी स्क्वायर बाय 2m। 1 मीटर कैसे होगी? आप तो बेटा बहुत पीछे छूट गए। 1 मीटर कैसे होगी? ब्रेड 2 मीटर की थी ना, तो आधे क्या होगी? 1 मीटर ही तो होगी यार। कैसे अंकित बेटा क्या कर रहे हो? 5 दिन पहले ही सर मैं लेट से क्लास ज्वाइन किया हूँ, साथ में बनाता हूँ। ओके राइट, एग्जैक्ट, साथ में बनाओ बेटर है। अगर नहीं बना पाते हो तो बात अलग है।
तो मेरे पास दो चीजें निकल कर आई, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो दोनों के फॉर्मूले से याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हम दोनों को इक्वेशन मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स की तरफ। एनर्जी के वर्क के हमने थोड़े थोड़े फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एनर्जी के फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे, क्योंकि मुझे दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर मैं एनर्जी की यूनिट्स की बात करूं कि इसकी इकाइयां क्या होती हैं, तो इसकी यूनिट्स जूल होती है, जैसा हमने सुना है जूल होती है एसआई यूनिट। हमें यह भी पता है इसकी यूनिट भी अर्ग होगी, दोनों एक ही बराबर होते हैं, सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मा की अलग इकाई होती है। याद रखिए कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, ना कि कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी मतलब होता है हीट एनर्जी, के लिए हम सीजीएस यूनिट को अलग डिफाइन करते हैं, अलग बताते हैं। तो अगर क्वेश्चन की बात करें कि सीजीएस इकाई क्या होती है ऊष्मा की, तो वो होती है कैलोरी, कैलोरी इसकी वैल्यू होती है। और मैं अगर 1 कैलोरी की बात करूं, ऊष्मा लिख रहे हैं इसको बेटा, है ना, ऊष्मा, और 1 कैलोरी की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल, जिसको हम 4.2 जूल भी कहते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। कुछ और यूनिट्स भी होती हैं, अदर यूनिट्स की बात कर लेते हैं। कुछ और यूनिट्स भी हैं, जैसे एनर्जी की एक यूनिट होती है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें ईवी, तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। परंतु ये माइनस में स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, इसलिए इसको हम यहां से लिख देते हैं। सेकंड KWH, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट आवर लिख देता हूं, नहीं तो आप पूछोगे क्या है ये, किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, आपके पेपर में पूछी गई है। MWH मेगावाट आवर, और इसकी बात करें मेगावाट आवर की, तो इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻9 जूल। तो कुछ यूनिट्स है एनर्जी की। बेटा वॉट नहीं होगी शिवेश, वॉट बेटा पावर की होती है, वॉट बेटा पावर की होती है शिवेश। कैलोरी की डायमेंशन पुष्पेंद्र, कैलोरी सी से स्टार्ट होता है, के से नहीं होता यार, क्या कर रहे हो। डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन होती है सबकी एनर्जी, पूरी दुनिया में हर एक एनर्जी की डायमेंशन होती है ml² T-2। स्पीडोमीटर क्यों नहीं लगा डिफरेंस पर। चलो पोटेंशियल एनर्जी कहां लगता है, पोटेंशियल एनर्जी कहां लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है बेटा। वीडियो ढंग से देखो, वीडियो ढंग से देखो बेटा अंकित। बेटा कैरियर पे एक बार फोन करके पता करो स्पीडोमीटर क्यों नहीं लगा है। डिफेंस में नहीं बेटा, सब में ही नहीं है, किसी में भी नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बात निकल कर आ रही है। तो मेरे पास एनर्जी की कुछ यूनिट्स भी लिख कर आ गई। चलो, तो मेरे पास अभी तक जो चीजें निकल कर आई हैं वो इतनी निकल कर आई है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा नोट डालकर एक पॉइंट लिखते हैं। एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, एक बात, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं अंकित बेटा। बेटा अंकित एक बात मैं आपको बता दूं, अगर यहां से नहीं आएगा तो दुनिया में कोई किताब से नहीं आएगा। मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस कराता हूं, और एनसीईआरटी की हर उस चीज को अपनी कॉपी में लिखवाता हूं जो एनसीईआरटी में दे रखी होती है, और एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलता हूं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री का पेपर दोगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप इस कंट्री का पेपर दोगे तो एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। इस बात को आप लिख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, या टीका लगा लीजिए इस चीज से
कि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है और इंडिया का कोई भी पेपर एनसीईआरटी या सीबीएसई के उससे बाहर नहीं जा सकता। हाँ, ये बात और है कि आप पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ, ये बात अलग है भाई। आप एनसीईआरटी पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप नोट्स को ढंग से प्रिपेयर करें और इतने अच्छे से प्रिपेयर करें और इन पर क्वेश्चंस लगाएं। हर वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखें। बहुत सारे बच्चे डेली वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैं अपने वीडियो में करा रखा हूं। कल एक कोई बंदा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं आपको बताऊं यार कि ना इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। एनसीईआरटी अनलिमिटेड है अंकित, एनसीईआरटी अनलिमिटेड है। 11th 12th कैसे पास कर दिए भाई? एनसीईआरटी नहीं पढ़े? 11th 12th में तो आपने वो पढ़ी होंगी डीसी पांडे प्रदीप, वो तो उससे भी बड़ी होंगी, वो कैसे पढ़ ली भाई? ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बताऊं, मैं तो आपको देखो आपको एक सही राह की तरफ ले जा सकता हूं। अगर आप और भी छोटा पढ़ना चाहते हो तो मार्केट में बहुत पतली पतली किताबें मिल जाएंगी, वो छोटी छोटी किताबें मिल जाएंगी। जनरल साइंस वगैरह की किताब पढ़ लो जिसमें 10-12 पन्ने में फिजिक्स खत्म हो जाती है, आप उनको पढ़ लो। पर मैं आपको फिर भी कहता हूं कि पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करो। फिजिक्स एनसीईआरटी अनलिमिटेड इतनी कितनी बड़ी हो गई भाई? एनसीईआरटी यार अनलिमिटेड हो गई। हाँ, आपने कुमार मित्तल वगैरह फॉलो की होंगी। तो अगर आप पेपर सच में अगर 25 से 25 की कोशिश कर रहे हो ना बच्चे, तो 25 से 25 में ना शॉर्टकट्स नहीं होते। आपको मैं एक सही बात बता दूं, अगर आप 25 से 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि 25 में 25 मार्क्स आए, तो बिल्कुल भी शॉर्ट टिक्स की तरफ, शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल मत जाइए। कंसेप्ट को समझिए और पूरी फिजिक्स की पढ़ाई कीजिए। यकीन दिलाता हूं कि आपका एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 10-12 पन्ने पढ़कर फिजिक्स निकाल सकता हूं या 10-12 पन्ने पढ़कर मैं 25 में 25 ला सकता हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस बात को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने दिमाग से। अगर आप नहीं पढ़ पाते ना, अगर आप सोचते हैं कि भाई 10 से 12 पढ़ने पर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स को पूरा ही पढ़ना पड़ता है। अगर आप इतना आलस्य दिखाते हैं, अपना 11th 12th खराब करने के बाद फिर से एक और बार खराब करना चाहते हैं, तो आप खराब कर सकते हैं। परंतु फिर भी मैं कहता हूं एग्जैक्टली कुमार मित्तल वगैरह जो भी आप बुक फॉलो करते हैं ना, आपने इतनी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, तो आप एनसीईआरटी को कैसे बोल सकते हैं अनलिमिटेड है यार? मैं आपको बोल भी दूं कि भैया आप पढ़ लो, आप एसके यादव, और आपका पेपर निकल जाएगा। मैं नहीं कह सकता यार 25 में 25 आएंगे। एसके यादव को क्या पता है कि 25 में 25 आने वाले हैं क्वेश्चन उसकी किताब से? नहीं आते। लेकिन मुझे इतना पता है कि एनसीईआरटी से आएंगे 25 में 25। मैं क्यों झूठ बोलूं किसी से यार? मैं क्यों किसी को गलत बोलूं, किसी को गलत फंसाऊं कि भैया नहीं भैया ये किताब पढ़ ले तेरा पेपर निकल जाएगा, ये किताब पढ़ ले 25 में 25 आ जाए? क्यों बोलूं यार? मैं तो वो बोलूंगा जो सच है, और जो सच है वो एनसीईआरटी। आईआईटी का पेपर दे लो आप, आईआईटी का पेपर ना फंस जाए तो बोल देना मुझसे। आप नीट का पेपर ले लो, नीट का पेपर अगर बायो की किताबों से ना फंस जाए तो कह देना कि पेपर नहीं आया है नीट की किताब का। एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है। आई एम फैन ऑफ फिजिक्स में 1 या 2 मार्क्स आते हैं। हाँ बिल्कुल, और फिजिक्स में 1 या 2 मार्क्स आने का बेटा यही रीजन है, क्योंकि हम ना अंधाधुंध किसी भी किताब को ले। आपको कैसे भरोसा है अरिहंत पर? आपको कैसे भरोसा है एसके यादव पर? या आपको कैसे भरोसा है करतार पर? मेरे को तो नहीं है भरोसा। मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ एक किताब पर, वो है एनसीईआरटी। या फिर मैं अपने कोई आईआईटी जेई पढ़ता है तो वो भरोसा करता है एससी वर्मा पर कि भैया इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, भैया इससे अच्छी किताब ही नहीं मार्केट में। भरोसा उस चीज पे करो ना जो बेस्ट है। उन पे क्या भरोसा करना जो बीच बीच में छोटे मोटे आ गए बेवकूफों की तरह, कुछ भी किताब छाप दिया, एसके यादव किताब छाप दिया और निकाल दिया पेपर। ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मारना किताब नहीं होती है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट। भाई मैं नोट्स बिल्कुल, मैं अगर आप चाहेंगे कि मैं नोट्स दे दूं तो नोट्स दे सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर नोट्स क्या होंगे? कॉपी पेस्ट ही तो होंगे। हैंड रिटन नोट्स तो नहीं दूंगा। आपको भी पता है कि लिख तो सकता नहीं हूं। दूसरा, अगर मैं चाहूं कि किसी की किताब से फोटोकॉपी करा के दे दूं, मैं बिल्कुल दे सकता हूं किसी की कॉपी से फोटोकॉपी करा के। पर प्रॉब्लम जानते हो क्या होगी? इस बार मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं जो मैंने कभी पहले नहीं कराए हैं किसी भी ऑफलाइन में। अगर जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट, आप पूछ लेना किसी से भी, तो आप वो सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो ज्यादा बेटर ये होगा कि आप अपने नोट्स बनाएं। अगर आप फिर भी नहीं बनाना चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं, तो आप मुझसे बोल दें, मैं आपको छाप के दे दूंगा कहीं से नोट्स। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट फिर भी मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी बुक फॉलो करें। फालतू के किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी भी कोचिंग के बहकावे में ना आए, किसी भी चीज के बहकावे में ना आए। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, यही सबसे बेहतर है आपके लिए। और कोशिश करें 25 में 25 लाने की। ये सब चीजें छोड़ दें यार कि 4 पन्ने पढ़ के पेपर निकल गया, 3 पन्ने पढ़ के पेपर निकल गया, ये किताब पढ़ के पेपर निकल गया, उस किताब से क्वेश्चन फंस गए। ये तो डेस्टिनी है भैया। डेस्टिनी मतलब ये तो भैया किस्मत है। आ गई तो आ गई इस किताब से 4 क्वेश्चन। लेकिन इतना पता है कि एनसीईआरटी से 25 में 25 आएंगे, इतना 100% है। हाँ भैया, एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ एग्जाम्स। इंडिया का कोई भी एग्जाम एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर नहीं जाता। आप देख लीजिएगा, आप किसी के भी दुनिया में किसी भी सिलेबस को उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी का ही सिलेबस होगा। स्ट्रिक्टली इसी के सिलेबस को फॉलो होता है।
अरे ये तो छोड़ दीजिए, लोग आईएएस की तैयारी करते हैं ना, जो सिविल सर्विसेज की कलेक्टर बनने के लिए तैयारी करते हैं, वो भी सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करते हैं, एनसीईआरटी के बाद दूसरी बुक पे जाते हैं। एनसीईआरटी बेस है भाई, एनसीईआरटी कैसे छोड़ दोगे। कुमार मित्र बहुत अच्छी है यार, कुमार मित्र अच्छी किताब है। लेवल बड़ा है। देखो बेटा, लेवल की मैं फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो किताब फॉलो करते हैं उसके इतने बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट नहीं करना है। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको फॉलो करना है। अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, किसी और के नोट्स से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। अगर नोट्स की बात करते हैं तो मार्केट में हजारों किताबें अवेलेबल है यार, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे हैंड रिटन जिसके चाहे, पर फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसे ना करें। ल्यूसेंट इज अ गुड बुक, मैं ये नहीं कहता ल्यूसेंट अच्छी किताब है, सब किताबें अच्छी हैं, परंतु किसी भी किताब को ये नहीं पता कि पेपर में आने वाला क्या है। पर एनसीईआरटी किताब को पता है पेपर में आने वाला क्या है, इतना मैं कह रहा हूं आपसे। तो आप सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज अगर आप किसी चीज को सच में फॉलो करना चाहते हैं तो वो एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी को ही मैं सजेस्ट करता हूं किसी चीज को, अगर आप 25 में 25 चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो बात आपकी अलग है, और मैं एनसीईआरटी को ही कराता हूं, ठीक है ना। चलो नोट करा के लिख रहा था मैं पहली चीज ना। लेट अस सपोज मैंने ये कहा कि कोई वस्तु 1 मीटर से 2 मीटर 5 जूल का काम करती है। आपने कहा ए से बी तक कितना करती है, 5 जूल। बी से सी तक कितना करती है, आपने बोला 5 जूल। आपने बोला सी से डी तक कितना करती है, आपने बोला 5 जूल। आपने बोला यहां से यहां तक कितना करती है, और मैं यहां से यहां चला गया 1,00,000 टाइम्स, या 1 से भी आगे चला गया और मैंने बोला यहां तक कितना करती है, 5 जूल। आप मेरी बात समझना, 5 जूल 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 1,00,000 तक चला गया। अब 1,00,000 तक इनका मैं प्लस तो कर नहीं पाऊंगा, तो जब मैं फिजिक्स में प्लस नहीं कर पाऊंगा तो हमारे मैथमेटिक्स में प्लस करने के लिए एक बहुत बढ़िया चीज दी गई है, और जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में तो नहीं पता क्या होता है, पर बेसिकली इसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। और इंटीग्रेशन की बात करें तो इतने सारे, जब एक से ज्यादा होती हैं चीजें तो हमारा वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, और वो डिपेंड करता है x1 से x2 तक। और जब हमारा f डॉट dx होता है तो हम क्या करेंगे, अगर बहुत ज्यादा तक है तो हम इस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर मेरे पास वर्क डन निकालना है तो w बराबर एफ एस तो फॉर्मूला है ही, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि x1 से x2 यानी सीधी सी बात है f डॉट dx, एक चीज ये भी बनती है। सेकंड चीज की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, सॉरी कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। हमने फिजिक्स में ये तो पढ़ा है, हमने फिजिक्स में ये तो पढ़ा है कि वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं। क्या वर्क और एनर्जी सही में बराबर होते हैं? नहीं। कार्य और ऊर्जा बराबर है ऐसा सही नहीं है, समाकलन कहते हैं, ओके। ऐसा हमेशा बराबर है ऐसा सही नहीं है। क्यों? वर्क और एनर्जी बराबर नहीं होते, जबकि वर्क कार्य बराबर होता है ऊर्जा में बदलाव के। आप मेरी बात समझो, कार्य और ऊर्जा बराबर नहीं होते, वर्क और एनर्जी बराबर नहीं होते, वर्क बराबर होता है एनर्जी में चेंज के। एनर्जी में चेंज के मतलब मैं समझो बताता हूं। अगर मैं कहता हूं एनर्जी की, तो वर्क बराबर होता है एनर्जी में चेंज के, यानी WM इंटू V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 इंटू M1 V1 स्क्वायर। आप मेरी बात समझे, इस तरीके से चेंज में बराबर होगा। कार्य और ऊर्जा बराबर नहीं होते, जबकि कार्य बराबर होता है ऊर्जा में चेंज के, बदलाव के बराबर होता है। ये फिजिक्स में हमेशा रट्टा मार लें, वर्क एनर्जी बराबर नहीं होती, वर्क बराबर होता है एनर्जी चेंज के। और जब चेंज की बात करेंगे तो दोनों यूनिट बराबर हो सकती हैं, पर एग्जैक्ट बराबर दोनों नहीं होते। अगर मैं बोलूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर होते हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 इंटू M इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी? हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्टली बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर होता है बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, लेकिन उसको भी मैं लिखवा रहा हूं, इसलिए मैंने एनर्जी चेंज बोला, ऊर्जा में बदलाव बोला बेटा। ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, कपल कहां से आ गया बेटा? कपल तो फोर्स में आता है ना। कपल मतलब दो फोर्स जो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हो, तो अलग चीज आ गई। आप कहां पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं बेटा, एनसीईआरटी पढ़ो या मेरे नोट्स पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। पीडीएफ को, ठीक है। क्वेश्चंस की पीडीएफ कब दोगे? मेरे ख्याल से तो मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी है, बट आप देख लेना अपलोड हुई है या नहीं हुई है। क्लास डिस्टर्ब करना, ठीक है, चलो ठीक है। तो आपने कहा W बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू M इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी निकल कर आई। अब
अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी मोटरसाइकिल गाड़ी 20 की स्पीड से 80 की स्पीड पे पहुंचती है, मेरी मोटरसाइकिल 20 की स्पीड से 80 की से मेरी मोटरसाइकिल 20 की स्पीड से 80 की स्पीड पे पहुंचती है, मेरी मोटरसाइकिल 20 से 80 की पे पहुंचती है, और मैं बोलूं कि कितना वर्क डन किया मेरी मोटरसाइकिल ने, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर, यानी 80 वाला स्क्वायर माइनस कितना होगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी में चेंज के बराबर वर्क डन होता है। तो भाई हमने बोला एनर्जी चेंज यानी ऊर्जा में बदलाव, बहुत बढ़िया बात। क्या अगर मैं किसी चीज को जमीन से छत पर ले जाऊंगा तो भी मैंने एनर्जी में चेंज नहीं किया क्या, तब भी तो बोलूंगे ऊर्जा में बदलाव किया। ऊर्जा में बदलाव किया तब भी तो मेरा फॉर्मूला यही होगा, बिल्कुल तब भी आपका फॉर्मूला यही होगा, और तब फॉर्मूला होगा W बराबर mgh2 माइनस mgh1। तो ये किसी भी एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। तो दो फॉर्मूले मेरे पास निकल कर आए तो दो क्वेश्चन मेरे पास निकल कर आए, W बराबर mgh2 माइनस mgh1। ओके प्रीतम, ठीक है प्रीतम, मैं हिंदी में कहा है मैंने, ओके मैं हिंदी में अपलोड शायद नहीं हुए, हिंदी में अपलोड और करा दूंगा, ठीक है इंग्लिश में तो हो गए। W बराबर mgh2 माइनस mgh1, W बराबर 1/2 m2 स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं कि कोई क्रेन जमीन से किसी चीज को छत पर ले जाती है, जमीन से किसी चीज को छत पर ले जाती है, तो आप सबसे पहले दिमाग ये लगाएं कि कौन सी ऊर्जा में बदलाव हुआ है, और आप बोलेंगे भैया पोटेंशियल में बदलाव हुआ है, स्थैतिक में बदलाव हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे mgh2 माइनस mgh1। आप बोलेंगे मेरी मोटरसाइकिल 20 से 100 की स्पीड पे पहुंचती है, तो आप बोलेंगे कौन सी एनर्जी में चेंज किया है, कौन सी ऊर्जा में बदलाव किया है, तो आप बोलेंगे भैया वेलोसिटी में बदलाव किया है, वेग में, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं, लेकिन अभी इस चीज को देखते चलते हैं। तो मैंने कहा दो फॉर्मूले मेरे पास बनकर आए। अब बात करता हूं, एक किताब है एच सी वर्मा। अगर आप एच सी वर्मा में ध्यान से देखें, और अगर आप कोई एच सी वर्मा अगर पढ़ा है, अगर किसी ने प्रिपरेशन करने की कोशिश की IIT जेई वगैरह की, तो आपने ये देखा होगा कि ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं वो सही नहीं है। एच सी वर्मा के हिसाब से ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस W बराबर mgh2 माइनस mgh1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एच सी वर्मा में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और एच सी वर्मा में फॉर्मूला गलत नहीं लिखा हुआ, सही अगर इसका फॉर्म देखेंगे तो एच सी वर्मा का हिसाब से सही है। पर फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं, हम अपने न्यूमेरिकल्स हम इतने हाई लेवल तक नहीं पहुंचते हैं चीजों को लेकर, इसलिए हम इसी फॉर्मूले को सच मानकर कोशिश करते रहते हैं। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, अगर आप अच्छी किताब को फॉलो करते हैं तो अच्छी किताब में आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा हमेशा माइनस में होती है। इस बात को आप हमेशा समझते चलिएगा। तो इस तरीके से हम बातों को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, ना कि वर्क और एनर्जी हमेशा बराबर होते हैं। इस हिसाब से हमेशा चीजों को समझते चलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे रिप्रेजेंट होंगे। चलो अभी तक जितनी भी बातें की हैं सब आप याद रखिएगा, वीडियो को दोबारा से देखते चलिएगा, एक और बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपकी चीजें सॉल्व हो पाए, ठीक है ना। मैं हॉलीडे में पूरा वीडियो, बट स्पीडोमीटर का इश्यू ठीक हो जाए, ठीक है। मैं स्पीडोमीटर के इश्यू को आज फिर बात करता हूं क्या हो सकता है, ठीक है ऋषिभम। देखता हूं क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से बात करते हैं। इफ, यदि, हिंदी में लिख लीजिएगा जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं, यदि f बराबर 3t स्क्वायर, ऐसे लिखो, यदि f बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बल लगाने पर, यदि f बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बल लगाने पर कोई वस्तु, बल लगाने पर कोई वस्तु x बराबर 1 मीटर से, x बराबर 1 मीटर से, x बराबर 1 मीटर से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित होती है। x बराबर 1 मीटर से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित होती है। क्वेश्चन समझना, यदि मैंने फोर्स लगाया, यदि बल लगाया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो वस्तु डिस्प्लेस होती है x बराबर 1 मीटर से x बराबर 5 मीटर तक। क्वेश्चन कहा गया कि बताइए किया गया कार्य कितना होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। मुझे यह समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 1 से ज्यादा है, 1 मीटर से 5 मीटर तक का निकालना है।
यानी इक्वेशन भी दे रखी है, तो मुझे पता है कि अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा W बराबर, मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 इंटू एफ डॉट डी एक्स होता है, ये हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं 24। ओके, और अगर मैं इस इक्वेशन को और सॉल्व करूं तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसको मैं लिख देता हूं 1 मीटर से 5 मीटर और ये हो जाएगा इंटू dx। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, पढ़ते चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। इसको मैं और सॉल्व करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3x/3 प्लस 6x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x, इसका पूरा डेफिनेट इंटीग्रल ये होगा 1 से 5 तक। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देता हूं, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर देता हूं, अब पहले 5 रखता हूं फिर 1 रखता हूं, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में करते होंगे, तो ये निकलेगा 125 प्लस 75 प्लस 20, इसमें से माइनस करना है कौन सा वाला टर्म, तो आप इसमें से माइनस करेंगे, एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस 4। आप देख लेना कहीं गलती ना करूं मैं, है ना, देखते चला। हाँ, 125 और 75, 200 200 220, 220 में से माइनस हो जाएगा आपका 3 और 1 4 और 4 8, इसकी वैल्यू निकलेगी 212 जूल, इसका आंसर निकलेगा 212। एग्जैक्टली सबका आंसर सही है। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। चलो एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, आपको इतना डिफिकल्टी नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 212 है सब, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन क्या था, F इक्वल्स टू, हाँ, यदि नियत शक्ति लगाने पर, यदि नियत शक्ति लगाने पर, यदि नियत शक्ति लगाने पर नियत शक्ति लगाने पर कोई इंजन सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, मेरी बात समझना, कोई गाड़ी है, गाड़ी का कोई इंजन है, उसमें मैंने पावर वो बराबर जनरेट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट पावर जनरेट कर रहा है, नियत शक्ति जनरेट कर रहा है, और वो गाड़ी एक बराबर शक्ति से आगे बढ़ती हुई जा रही है सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलती है। एस और टी के बीच संबंध बताइए, यानी हिंदी में दूरी और लगने वाले समय के बीच संबंध बताइए, दूरी और लगने वाले समय के बीच संबंध बताइए, दूरी और लगने वाले समय के बीच संबंध बताइए। तो आपने बोला कि भैया कोई गाड़ी है और वो नियत शक्ति पैदा कर रही है, अच्छा शक्ति का फॉर्मूला नहीं पता, ओके ओके ओके, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा W/T, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, मैंने इस क्वेश्चन में लिखवा दिया पर आपको पता नहीं होगा शायद वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला होता है ये चीज। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जो लोग ल्यूसेंट की बुक फॉलो करते हैं वो इस क्वेश्चन को शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अच्छा इंग्लिश में भी अपलोड नहीं हुए, ओके ओके ओके, आप अभी नीरज सर आएंगे ना तो आप बोल देना नीरज सर से ना, मैंने नीरज सर को दिए तो हैं बट ठीक है मैं बोल दूंगा उनको भी ना एक बार कि अपलोड कराने के लिए दिए तो थे बट अपलोड नहीं हुआ, जिसकी क्लास नहीं होती टेक्निकल चैनल पर, टेक्निकल पर नहीं होगी ना, मतलब नॉन टेक्निकल पर होगी, है ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, मेरे ख्याल से किसी का आंसर निकला, हो गए, अच्छा हो गए, हिमांशु चेक करो यार, चौधरी ये हिमांशु बोल रहे हैं हो गए, देख लो जरा, क्वेश्चन रिपीट करना, क्वेश्चन रिपीट करो, अच्छा लिखो, यदि नियत शक्ति, यदि नियत शक्ति पैदा करने वाला इंजन, कुछ भी लिख लो, यदि नियत शक्ति पैदा करने वाला इंजन एक सरल रेखा में गति करता है तो तय की गई दूरी और समय के बीच संबंध बताइए, तो तय की गई दूरी और समय के बीच संबंध बताइए। हाँ एमसीक्यू डाला गया था मैंने, इंग्लिश में अपलोड किया है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, हिंदी में अपलोड नहीं हुआ है, इंग्लिश में अपलोड हुआ है, ठीक है, क्वालिटी कम करवाएं, चलो ठीक है।
अब एक बात समझो, इस दिमाग में मेरा ब्लैंक दिमाग चल रहा है, ब्लैंक तो चल रहा है, पर आप अगर आप फिजिक्स सोचते हैं और गिव अप नहीं करते हैं, अगर आप पे कोई क्वेश्चन कभी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं बनेगा कोई बात नहीं, दो बार नहीं बनेगा कोई बात नहीं, आप गिव अप मत कीजिए। आप क्वेश्चन को हर तरीके से करने की कोशिश कीजिए, अपना दिमाग लगाइए हर क्वेश्चन से करने की। यकीन मानो, एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, उसके बाद चौथा न्यूमेरिकल जरूर होगा। न्यूमेरिकल्स का सीधा सा कंसेप्ट होता है, न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आते हैं जब आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, इसलिए आप करते रहो जब तक है। पाथफाइंडर का है, हाँ बेटा पाथफाइंडर में, ल्यूसेंट में भी है ये क्वेश्चन, ल्यूसेंट में भी है, तो मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। चलो अब एक बात समझना, अगर मैं कांस्टेंट पावर जनरेट कर रहा हूं तो मुझे ये तो नहीं पता चल रहा है इस फॉर्मूले को करूंगा कैसे, पर मुझे इतना पता लग रहा है कि पावर दे रखा है तो पावर का फॉर्मूला तो यूज होगा, तो मैं बोलूंगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब मोटरसाइकिल की बात की गई है, अब मोटरसाइकिल की बात करें तो मोटरसाइकिल वर्क डन क्या करती है, मोटरसाइकिल वर्क डन क्या करती है, कार्य क्या करती है, mv स्क्वायर के बराबर करती है, mgh के बराबर करती है। अब एक और बात मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और बता दूं, आप समझ के देखो, अगर मैं किसी चीज को जमीन से छत पर लेकर जाता हूं, जमीन से छत पर, तो कितना वर्क डन होगा, तो आप बोलेंगे भैया mgh2 माइनस mgh1, h1 तो जीरो है ना, हाइट 1 तो जीरो है, हाइट 1 तो जीरो है, इसका मतलब यह हुआ कि आप mgh2 माइनस mg0, इसका मतलब आप mgh लिख सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज को जमीन से छत पे ले जाते हैं तो डायरेक्टली mgh यूज कीजिए। अगर मैं कहूं कि मेरी मोटरसाइकिल 0 की स्पीड से 100 की स्पीड पे पहुंचती है, कितना वर्क डन करेगी, तो आप बोलेंगे हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ m0 का स्क्वायर। इनिशियली तो जीरो थी ना, प्रारंभिक तो जीरो था, इसका मतलब आप सीधे सीधे क्या यूज कर लेंगे, mv स्क्वायर। तो ये वही चीज है कि अगर कोई चीज गाड़ी स्टार्टिंग में जीरो पर थी, तो मान लो अगर उसने कोई स्पीड पकड़ी है, तो मैं सीधे सीधे इस बार वर्क डन किसके बराबर लिख सकता हूं, हाफ mv स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं, अपॉन में क्या होगा, टी। तो मतलब मेरा पावर का जो फॉर्मूला है वो ये निकल कर आया, लेकिन मुझे किसके बीच में रिलेशन निकालना है, एस और टी। टी तो है फॉर्मूले में, लेकिन एस तो नहीं है, और एस नहीं है तो मुझे इस फॉर्मूले में एस लाना है। अब तो बहुत आसान है, मुझे पता है पावर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम इंटू वी स्क्वायर को लिख देता हूं एस बाई टी का स्क्वायर, है ना। एस बाई टी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेग बराबर दूरी, मतलब दूरी बटा समय लिख लो आपने, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी बराबर 1/2 इंटू एम इंटू एस स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, अपॉन टी भी तो है। इसको और नीचे लेकर आते हैं, ये निकल कर आएगा 1p बराबर 1/2 m इंटू एस स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। यहां से रिलेशन निकलेगा, ये निकलेगा टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। और अगर हम जानते हैं अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एस स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। अगर ये दोनों सही होता, रिवर्सिबल सही होता, तो वर्क डन वैसे भी होता है साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर मैं बोलूं इसको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एस की पावर टी की पावर क्यूब 3/2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू द पावर। रिलेशन निकल रहा है, ठीक है। सबके कमेंट दिख रहा हूं बेटा, बोलते चलो यार, है ना। मेरा कोई भी क्लास नहीं चल रहा है सर जी, तो बेटा आप बात करो, सर कोई क्लास नहीं चल रहा है तो ठीक है। एक क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बताइएगा जल्दी, आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, यदि कोई क्रेन, डायरेक्ट आंसर बता देना, मैं इसको कराऊंगा नहीं। यदि कोई क्रेन, यदि कोई क्रेन 10,000 किलो की वस्तु, यदि कोई क्रेन 10,000 किलो की वस्तु को 10,000 किलो की वस्तु को धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जाती है, धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जाती है, धरातल से 100 मीटर, यहां सवित, हाँ सवित इंक्लूड है इसमें, सारे क्वेश्चन है, पुराने सालों के भी क्वेश्चन पेपर इंक्लूड है, और नेवी वगैरह के भी पेपर में क्वेश्चन जो आए हैं वो भी इंक्लूड है।
धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर ले जाती है। किया गया कार्य बताइए। जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या किया गया कार्य होगा, मुझे आंसर बताइए कितना होगा। इस चीज को आपको मुझे आंसर जानना है, बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। 10,000 किलो की वस्तु है, 100 जीरो से कहां लेकर जाती है, 100 मीटर पे, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, 10 की पावर 7 आंसर होगा। आपको पता है कहां ले जा रही है, ऊपर, ऊपर ले जा रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी में चेंज हो रहा है, हाइट में। हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा मतलब वर्क डन बराबर होगा mgh2 माइनस mgh1। पर बेटा जमीन से लेकर जा रही है तो h1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली mgh, ये हो जाएगा आपका 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी 7 10⁻7 जूल। डायरेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी, बहुत सही। चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, इसको तो मेरे को करवाना नहीं था, बट वैसे ही मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अरिहंत की किताब का है, ठीक है, अरिहंत की किताब का है। टाइम ओवर, अच्छा टाइम ओवर हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग करते रहना, है ना, आप लोग बहुत आसान है, कर लोगे। लिख लेना, लिखना, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति 40 किलोग्राम, यदि कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम हो, लिख लो, यदि कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम हो, यदि कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम हो 12 सीढ़ियां लेकर छत पर पहुंचता है, 12 सीढ़ियां लेकर छत पर पहुंचता है, 12 सीढ़ियां लेकर छत पर पहुंचता है। हाँ बेटा, मैंने कहा था मिडिल से लेते हैं, मिडिल से लेते हैं, पर ज्यादातर चीजों में मैंने कहा ना हाइट हमें बताई नहीं गई है उस आदमी की, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ना ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुलशन, तो उस चीज में हमें व्यक्ति की सेंटर पॉइंट की हाइट लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जनरली हम जमीन पर सभी चीजों की पोटेंशियल से 0 मान लेते हैं, मैंने आपको ये भी कहा था मान लेते हैं, है ना, तो माना जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है 12 सीढ़ियां लेकर छत पर पहुंचता है, 12 सीढ़ियां लेकर छत पर पहुंचता है, शायद आपको दिख रहा हो, 12 सीढ़ियां लेकर छत पर पहुंचता है, 12 सीढ़ियां लेकर छत पर पहुंचता है। यदि सीढ़ियों की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो, यदि सीढ़ियों की, यदि सीढ़ियों की लंबाई और ऊंचाई, यदि सीढ़ियों की लंबाई और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, यदि सीढ़ियों की लंबाई और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, यदि सीढ़ियों की लंबाई और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य बताइए। आपको बताना है वो आदमी 12 सीढ़ियां चढ़ने पर कितना वर्क डन कर रहा होगा, कितना किया गया कार्य होगा, इतना सा क्वेश्चन होगा। चलो भाई, हाइट मिडिल से लेते हैं। हाँ गुलशन, कोई डाउट हो तो पूछ लो, आज का लेक्चर खत्म। 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल, 10 जूल आंसर बताया। ओके 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 ओके, ठीक है शिवेश, आपने आंसर 10 जूल बताया है, पर मुझे आंसर में थोड़ी सी कमी लग रही है, पर फिर भी आंसर में मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है। चलो चेक करो आंसर क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं जरा, है ना। हम नेक्स्ट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन 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 ऑप्शन, बेटा मैं ऑप्शन दे दूंगा, मैंने क्वेश्चन बनाया है तो मैं कैसे ऑप्शन दूं, चलो मैं फिर भी दे देता हूँ, मुझे 1 मिनट का दो, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको ना। कितना होगा, 40 40 40 40 40, 12 12 12 12 से 15, 12 15 180, 15 180 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, 14 to 1.8 करेंगे तो कितना होगा, 4 8 32, 4 1 4 और 3 7, 4 32, ठीक है। चलो ऑप्शन दे देता हूं आपके लिए, 7.2 जूल, 720 जूल, 72 जूल, डी 32 जूल। कर लो, आंसर दे दिए, ऑप्शन दे दिए। चलो 720 जूल, अरे 7.2,
अपना टाइम 3 आवर का कराओ, ठीक है रवि, देखते हैं अपना 3 घंटे का भी टाइम देख लेंगे। बहुत छोटा टाइम मिलता है ना, 1.5 घंटा बहुत छोटा समय होता है यार। फिजिक्स यार बहुत, फिजिक्स बहुत यार अच्छे से, मेरे को बड़ा मन करता है फिजिक्स में चीजें बताने को आपको यार। चलो 48, 1800, 720, 72, अरे सारे आंसर आ रहे हैं, 1800 भी आ रहा है आंसर में, ओहो। चलो सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। लेक्चर मैं भी चाहता हूँ यार, मुझे भी लेक्चर आप लोगों के आपके साथ क्लास शेयर करके बड़ा अच्छा लगता है। मैं यार बहुत, मैं जितना पढ़ाता हूँ ना, मेरे को बहुत शिद्दत से पढ़ाना अच्छा लगता है यार, हर चीज बताने की अच्छा लगता है मेरे को, कोई भी चीज छोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो हर चीज बताता हूँ, मुझे अच्छा लगता है चीजें कराना। न्यूमेरिकल्स में भी प्यार करता हूँ, न्यूमेरिकल्स मुझे अच्छे लगते हैं। सर मैथ्स क्लास 10 AM से होगी और पढ़ा दो, 10 AM से होगी मैथ्स की क्लास, ओके। तो कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ, आप जैसे समझे। ठीक है सर, 720 जूल, ओके चलो। 1 सेकंड देना मुझे ना, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, आप लोग करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, पूछ लो जरा टाइमिंग क्या है कल का। नौ 45 से होगी ना, हाँ चलो ठीक है। चलो भाई 9:45 से क्लास होगी ना मैथ्स की, तो फिर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं, चलो ठीक है, एक नई जोश के साथ, चलो।